है। इसमें बीएसपी भी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी भी, और बीजेपी का तो आपने देखा कि कैबिनेट विस्तार में ही वो झलक, वो तस्वीर साफ तौर पर नजर आई। चर्चा लगातार हमारी जारी है, बिना देरी करे अनिला सिंह जी, अब मैं आपके पास आती हूं। सवाल ये है कि अखिलेश यादव अंबेडकर वाहिनी साथ बनाकर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो मायावती का ब्राह्मण कार्ड, ये ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए वो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो जो कैबिनेट विस्तार में हमने देखा, वहां तो आपने सभी जबरदस्त तरीके से जातियों का मैनेजमेंट किया, वो साफ तौर पर दिखाई दिया है। देखिए विपनेश जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरे भारत में ये कहा जाए कि भाई आप जातियों को भूल जाओ, आप धर्म को भूल जाओ, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं विश्व की बात करती हूँ, वहां पर भी अगर आप कोई भी देश देख लीजिए, राजनीति देख लीजिए, धर्म आते ही आता है बीच में। मेरे देश में जातियां भी बहुत सारी हैं, तो वो आती आती हैं, और कोई भी अच्छे राजनीतिक दल या सत्ताधारी सरकार का काम ये होता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर जाति का और हर धर्म का उसकी सरकार में हो। पर काम करने का ढंग वो होना चाहिए कि आपको अपीजमेंट नहीं करना है, तुष्टिकरण नहीं करना है जाति और धर्म के आधार पे। आपको सबको साथ लेकर चलना है, और जब आपको सबको साथ लेकर चलना होता है तो रिप्रेजेंटेशन होता ही होता है। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रिप्रेजेंटेशन सभी जातियों का होता है और सबको हम साथ लेकर चलते हैं। ऐसे भी किसी और को तकलीफ होती है तो वो उनकी विचारधारा है। यहाँ पे यादव जी की जो पार्टी है, वो हम जानते हैं कि केवल और केवल वो किस प्रकार से एक जाति विशेष की राजनीति करती है। यहाँ पे जयंत चौधरी जी की जो पार्टी है, हम जानते हैं किस प्रकार से एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। यहाँ पर बहन जी की पार्टी है, वो केवल अपने आप को दलित की बेटी कहती हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी पे आप इस प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि कोई विशेष जाति या धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सबको साथ लेकर बढ़ते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन भी हम अपनी सरकार में करते हैं। देखिए अनिला सिंह जी, मैं तो ये कहती हूं कि जब आप ये कहते हैं कि हमारे लिए सब बराबर हैं, तो चुनाव आते आते ये फिर जात की बात ही क्यों होने लगती है? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मैं आती हूं जल्दी से, एक राजीव से रिएक्शन ले लेती हूं, उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। राजीव, अब स्ट्रेटेजी बदल दी है। चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो अखिलेश यादव अब जो दलित वोट बैंक है उसको साधने में लग गए हैं, मायावती ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में लग गई है, बीजेपी तो सभी को साथ लेकर चल रही है, जो अनिला सिंह जी कह रही हैं। तो जो अपना वोट बैंक है उसको छोड़कर दूसरा वोट बैंक साधने की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है इस बार क्या? देखिए, कहने को सारी पार्टियां, अगर आप बीएसपी के नेता से बात करेंगे तो भी कहेंगे कि वो सबको लेके चलते हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी कहेंगे, कांग्रेस पार्टी कहेगी कि उसने धर्म और जाति की राजनीति कभी नहीं की है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति, मैंने कहा कि जाति एक सच्चाई है और सारी पार्टियां इसको ध्यान में रख के करती हैं। आप नहीं तो अगर आप बीजेपी में देखें, बीजेपी में भी समीकरण इसी तरह साधे जाते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो एक ब्राह्मण चेहरा उप मुख्यमंत्री, एक बैकवर्ड चेहरा उप मुख्यमंत्री, प्रदेश का अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से लेके आते हैं। और अभी कुछ ही घंटों में ऐसा बताया जा रहा है, 3-4 दिनों के भीतर ही उत्तर प्रदेश में भी योगी मंत्री परिषद का विस्तार होगा, उसमें 5 से 7 नए मंत्री आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जातिगत समीकरण को साधा गया। अभी हाल ही में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बहुत गाजे बाजे के साथ जतिन प्रसाद को शामिल किया गया है। ये सारी पार्टियां करती हैं और चुनाव जीतने के लिए सारे दांव आजमाना पार्टियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। आप चुनाव जीतना जरूरी है, कैसे जीता इसकी चर्चा बाद में होती है। दूसरी बात यह है कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी शख्सियत है जिनके दांव के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वो चुनाव तो लड़ती हैं अकेले, गठबंधन से बहुत परहेज करती हैं, पिछली बार कर लिया था, अलग बात है, लेकिन उनके दांव को समझ पाना मुश्किल है कि वो चुनाव के बाद किधर जाएंगी, उनकी स्थिति रही तो कैसा उनका दांव होगा, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। समय समय पर बीजेपी को वो जितना भला बुरा कहती है, उतना ही कांग्रेस पार्टी को कहती है, उतना ही समाजवादी पार्टी को कहती है। और अगर आप देखें तो तीनों पार्टियों के साथ वो मिल भी चुकी हैं, सरकारों को समर्थन भी दे चुकी हैं। तो अभी जो शतरंज की बिसात पर, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 403 सीटें हैं, और इसलिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में सब पार्टियां आगे हैं, और इस दिशा में मायावती ने पहला कदम चल दिया है। ओके राजीव, लौटती हूँ, ये पहला कदम मायावती की तरफ से। और अब मैं आपके पास आती हूँ। देखिए लगातार, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बैठाए जा रहे हैं उसमें जाति
समीकरण आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि राजीव ने कहा कि भले ही पार्टियां कुछ भी बोलें, डॉक्टर अजीज खान जी एक सवाल आपके लिए स्पेशली आया है और ये सवाल ये है, मैं पढ़ देती हूं। अभिषेक मिश्रा ने घोषणा की थी कि समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम जी की सबसे लंबी मूर्ति की स्थापना करेगी और इधर बीएसपी की तरफ से ये ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। तो क्या ब्राह्मणों के वोट को काटने की नीति पर सपा और बसपा चल रहे हैं, दोनों मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं क्या? देखिए विपनेश जी, मैं सभी राजनीतिक दलों को सुन रहा था बड़ी गंभीरता से। अभी मैं अनिला जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा एक समाजवादी पार्टी कौम विशेष की पार्टी है। ये वो लोग कह रहे हैं कि जो पूरे देश में जिन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करके आज 2 सीटों से लेकर के 351 का सफर तय किया है, वो कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अभी रही बात अभी ब्राह्मण सम्मेलन की, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करूं कि जिस तरीके की कई दिनों से माहौल बन रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन, मैं कहना चाह रहा हूं ब्राह्मण सम्मेलन करना चाहिए और कोई दो राय नहीं, करना भी चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से ब्राह्मणों को 4.5 साल में प्रताड़ित किया गया है, पीड़ित किया गया है, हत्याएं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मण समाज बड़े स्तर पर पीड़ित है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जातियां भी, चाहे दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, उनको वो भी परेशान हुए हैं। लेकिन मैं बहन जी को लगातार एक लंबे वक्त से जज कर रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं कि जब हत्याएं हो रही थी, ब्राह्मण समाज जिस तरीके से उसको पीड़ा दी जा रही थी, वो परेशान था, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। आज देखिए मैं एक बात बताऊं, जो जातीय समीकरण की बात कही जा रही है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2022 का होने जा रहा है, जो अखिलेश यादव ने बुआ कहकर उनसे हाथ मिला लिया था, ये वही बहन जी हैं जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मुझे मौका दे। देखिए विपनेश जी, 2022 का चुनाव थोड़ा अलग टाइप का चुनाव होगा, क्योंकि इस बार अब जात धर्म का चुनाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में उदाहरण देखिए प्लीज अनिला जी रुकिए आप। ठीक है, जात धर्म आप उदाहरण इस बार मुद्दा अलग है, साथ कहां और कैसे इस बार मुद्दा अलग है। उदाहरण के साथ बात करिए, अनिला जी को रोकिए भाई। और आप लोग हमको आपने मौका दिया कि हमारी कांग्रेस हवा में बात कर रही है, नहीं बोल रहा था। मुझे मौका दीजिए प्लीज। गलत है, ये तरीका गलत है। हमें बात मैं तो आपको चुनौती दे रही हूं, बताइए। नहीं, डॉक्टर अजीज खान चुनौती दे रही है अनिला सिंह जी, बताइए उत्तर प्रदेश में कहां पर गलत हुआ है ब्राह्मणों के साथ? ये तरीका नहीं है, आप बात रखने की तरीका यही है। आप झूठ क्या बोलेंगे, बैठी रहूंगी, जो आप गलत कर रहे हैं, मुझे मौका दीजिए। ब्राह्मणों के साथ मुझे मौका दे, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। डॉक्टर अजीज खान, अनिला सिंह जी रुकिए, मैं पूछ लेती हूँ, आपने सवाल उठाया है तो मैं पूछ लेती हूँ। एक मिनट अनिला सिंह जी, एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर अजीज खान, आप सोच लीजिए, क्योंकि आपने कहा कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ उत्तर प्रदेश में। अनिला सिंह जी यही चैलेंज दे रही है न्यूज 24 पर कि बताइए घटनाएं। आप सोच लीजिए, तब तक मैं अमरनाथ जी का रुख कर लेती हूँ। मुझे पता है, मुझे विपनेश जी बताइए। मैं बता रहा हूँ, विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ, कहाँ थी, कैसे हुआ, ये सारे अपराधियों के नाम एनकाउंटर कर दिया गया, कहाँ थी? मेरी बात सुनिए आप, तमाम हत्याएं कर दी गई, तमाम एनकाउंटर कर दिया गया, कौन जिम्मेदार है? तब बीजेपी उस वक्त ब्राह्मणों को याद नहीं कर रही थी, आज ब्राह्मणों की बड़ी याद आ रही है। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मैं कह रहा था 2022 का चुनाव अब जातिगत नहीं होगा, महंगाई पर चुनाव है, बेरोजगारी पर चुनाव है। वो कह रही हैं आप अपराधियों को काउंट करा रहे हैं, आम जनता को काउंट नहीं करा रहे, आप अपराधियों की बात कर रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी नहीं है, उदाहरण दीजिए। आप न्यायपालिका नहीं है, उदाहरण दीजिए। आप न्यायपालिका नहीं है। अपराधियों के ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, तमाम ब्राह्मणों की हत्या कर दी। आप कोर्ट कचहरी नहीं है, आप न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिका नहीं करेगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप न्यायपालिका नहीं है, आप मुझे मौका दे बात रखने दें। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, वो कह रही है कि अपराधियों को छोड़कर, क्योंकि जो नाम आप बता रहे हैं उनको वो अपराधी मानती हैं, ये अपराधी हैं, इस लिस्ट में है, तो ये सोच लीजिए। और अमरनाथ जी, मैं आती हूँ, 1 मिनट में आ रही हूँ, उनको भी मौका मिलना चाहिए। अनिला सिंह जी और डॉक्टर अजीज खान रुकिए, एक मिनट रुकिए। अमरनाथ जी, कांग्रेस कहां पर है उत्तर प्रदेश में? बीएसपी, एसपी और बीजेपी तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, कांग्रेस कहां है? जाति को किसी भी तरीके से लॉलीपॉप दे के अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जब समाज में एकदम अव्यवस्था फैली हुई थी सरकार द्वारा, कोरोना काल में महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, कौन बोल रहा था? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। 8,000 से ऊपर हमारे कार्यकर्ता, 8,000 से ऊपर कार्यकर्ता आज भी उनके ऊपर मुकदमे हुए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष 50 बार जेल गए। आज प्रियंका गांधी जी, चाहे वो मिर्जापुर में उत्पीड़न दलितों का हो, वहां गई, चाहे हाथरस हो, इटावा हो, एटा, चाहे वो आपका लखीमपुर हो,
उन्नाव, सब जगह गई वो। कौन नेता निकला है इसमें से? आज जब चुनाव करीब आ रहा है तो सबसे आसान तरीका है एक जाति विशेष और जोड़ लो। क्या ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी कौम है? इतना आसान नहीं है जिस तरीके से हो सकता। आप कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। अरे बहन जी खुद आए ना जोड़ने, फिर क्यों ऐसी मिश्रा? एक ब्राह्मण से ब्राह्मण को क्यों? इतना विश्वास ब्राह्मणों में पैदा करें, इतना विश्वास जनता में पैदा करें कि उनकी लीडरशिप सदारत को माना जाए, क्योंकि वो पार्टी की लीडर है। वो आए ना मैदान में। आज राजनीति क्या हो रही है साहब? तब तक घर बैठे रहते हैं, सिर्फ बयानबाजी हुई पूरे उत्तर प्रदेश में 4.5 साल इन दलों की, और आज अब जाति जोड़ने के नाम पे आ गए। इस बात पे नहीं आए कि कोरोना में कितने लोग मरे। सरकार बताती है ऑक्सीजन में कोई मरा नहीं। अरे इतने शर्मनाक बयान है, उसके खिलाफ ये लोग मोर्चा नहीं खोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोल रही है। जनता को पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से। ओके। ये निश्चित है, चुनाव में आने दीजिए, आपको पता लगेगा कि जनता निकल चुकी है। कांग्रेस पार्टी सरकार के करेगी खिलाफ। बेड़ा पार। अनिला सिंह जी, तीनों पार्टियों का एक ही आरोप है कि 4.5 साल में कुछ नहीं किया और अब जाति के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। नहीं, देखिए, जाति के नाम पर चुनाव जीतना चाहती हैं या धर्म पे आधार पे हम चुनाव जीतना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। परंतु आप ही की डिबेट पे नहीं, मैंने हर डिबेट पे जब जब ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि ब्राह्मणों के ऊपर जाते हुए, मैंने हमेशा चुनौती दी और पूछा बताओ, और ये केवल और केवल अपराधियों के नाम के अलावा कोई दूसरा उदाहरण यही बात सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं, उन्होंने छूटते ही ये बात बोली जब मैंने सवाल पूछा। सतीश जी, यही कहना था ना आपका? जी। अच्छा, दूसरी बात ये है, सुनिए सर, मैं बात पूरी कर लूं? जी मैं बात पूरी कर लेती हूँ। ठीक है, 1 मिनट अनिला जी, 1 मिनट, वक्त की कमी है। सतीश जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि आपने भी वही बैठ चुनी है, वही धरती चुनी है, अयोध्या चुनी है, बीजेपी पर सवाल उठाते रहे राम मंदिर के नाम पर, लेकिन आपको भूमि वही मिली है, जगह वही मिली है। देखिए, इसको जगह से मत जोड़िए। मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव का आगाज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की धरती से होगा। हम कोई आरएसएस के आदमी नहीं है। अरे एटा इटावा से कर सकते थे, मैनपुरी से कर सकते थे, कन्नौज से कर सकते थे, लखनऊ से कर सकते थे, अयोध्या से ही किया आपने शुरुआत। मैं डॉक्टर अजीज खान जी की एक बात से सहमत हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति धर्म को हटा करके होगा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लग नहीं रहा है ऐसा सतीश प्रकाश जी, लग नहीं रहा है, इसलिए बातों में लग रहा है, जैसा मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने बताया कि भले ही आप बातों में ही कहते रहते हैं। घटना अगर यहाँ हुई है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का रहने दीजिए सतीश जी, जनता भी यही है, हिंदुस्तान देखता है कि उत्तर प्रदेश में विकास तो पीछे रह जाता है, सिर्फ जातियों के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, वही समीकरण बैठाए जाते हैं। 6 महीने पहले कोशिश इसी की हो गई है। चलिए, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यही विराम देना होगा। अभी तो समीकरणों की शुरुआत हो रही है, पहला कदम है, अभी देखते जाइए कि 6 महीने में उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बदलता है। एक छोटा सा ब्रेक फॉर लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।